नमस्कार, मैं हूँ शिवम यादव। आप देख रहे हैं द ब्लंट मीडिया। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। इन दिनों हर चीज को गोदी में बिठाने की कवायद सरकार कर रही है क्योंकि सरकार की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बताने से पहले मैं दो दृश्य खींचता हूँ आपके सामने। मान लीजिए कि आपके आसपास गांव में गली में कोई फौजी रहता है और वो छुट्टी पे घर आता है, और छुट्टी पे घर आने के बाद वो घर घर जाकर अपने आसपास के लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देने लगता है। आपको बताता है कि पिछले 9 सालों में 10 सालों में मोदी जी ने कौन सी क्रांति की है। तो आप क्या सोचेंगे, आपको क्या लगेगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा दृश्य यह है कि आप कहीं बाजार में खड़े हैं और अचानक आपके आसपास हलचल तेज होती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है, पुलिस सक्रिय होती है, और आपको पता चलता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस कोई अधिकारी है और वो 2014 से लेकर अब तक की सरकारी उपलब्धियों का प्रचार करते हुए रथ यात्रा निकाल रहा है, वो इसका प्रभारी है। तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, आपको लगेगा कि प्रशासनिक अधिकारी या सेना का जवान कुछ कह रहा है तो वो सही कह रहा होगा। ये कोई कल्पनाएं नहीं है मेरी। राजा जी की मंशा पूरी हुई तो ये दोनों दृश्य जल्दी आपको हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। यानी ये दोनों काम आईएएस अधिकारी और सेना के जवान करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सरकार पिछले 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार करवाना चाहती है और इसके लिए वो आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने की तैयारी कर रही है, रथ प्रभारी के तौर पर तैनात करने की तैयारी कर रही है। सेना के जवानों को भी इस काम में लगाने की तैयारी है। उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन आने वाला है, हाल फिलहाल में ऐसी खबर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय का एक निर्देश आया है और इस निर्देश में ये कहा गया है कि छुट्टी पर जो भारतीय सेना के सैनिक जा रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण के काम में हिस्सा लें, उनको हिस्सा लेना चाहिए और स्थानीय समुदाय के साथ क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से जुड़ें और ये काम करते हुए सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। अब बड़ी हैरानी की बात है कि रक्षा मंत्रालय को ये किसी सैनिक से कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो आदमी के अंदर शिक्षा से पैदा होता है। 18 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय के एक पत्र में ये सामने आया कि विभागों से जिला रथ प्रभारी के रूप में तैनाती के लिए संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों का नामांकन मांगा गया है। अब ये लोग रथ प्रभारी बनाए जाएंगे और इस पत्र में यह कहा गया है कि 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना के प्रसार, जागरूकता और सेवाओं के विस्तार के लिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले 9 सालों की उपलब्धियों का प्रदर्शन और उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो 9 सालों का क्यों? जितनी दिनों आजाद हुआ 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं, तो 75 सालों का उत्सव मनाइए आप। इन जिला रथ प्रभारियों की तैनाती सभी 765 जिलों में की जानी है और इसमें 2.69 लाख ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी, यानी पूरा देश का हर हिस्सा, हर कोना। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि रथ की यात्रा की तैयारियों, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिवों को, निदेशकों को, उप सचिवों को रथ प्रभारी यानी विशेष अधिकारी के रूप में तैनात किया जाना चाहिए, उसका निर्णय लिया गया है। ये सरकार चाह रही है। अब इसके पीछे की मंशा पे मैं आऊं, उससे पहले ये बता दूं कि कांग्रेस ने क्या कहा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर बड़े तीखे तेवर दिखाए और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक टिप्पणी की, वो मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए सभी सरकारी एजेंसियां, संस्थान, विंग और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचार। हमारे लोकतंत्र में, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा के मद्देनजर ये जरूरी है कि उन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए जो नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो पूरी कवायद है ये राजनीतिकरण है सेना और प्रशासनिक अधिकारियों का। खड़गे ने इस विषय पर चिंता जताते हुए एक चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री आदरणीय जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि सरकार की रथ प्रभारी बनाने की योजना केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है, स्पष्ट उल्लंघन है, जो निर्देश देते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। ये नियम है और उसका उल्लंघन है, ये कांग्रेस कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सरकारी अधिकारियों के लिए सूचना का प्रसार करना स्वीकार्य है, वो सूचना का प्रसार कर सकता है, लेकिन उपलब्धियों का जश्न मनाना और प्रदर्शन करना उन्हें स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल देता है। इस दोनों चीजों में बड़ी फर्क है। कोई योजना आई उसके बारे में बता देना एक अलग चीज है, लेकिन वो योजना कामयाब है ये बताना ये अलग चीज है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि
सिर्फ पिछले 9 सालों की उपलब्धियों की बात की जा रही है, तो ये साफ है कि ये 5 राज्यों के चुनाव और 2024 के आम चुनाव पर नजर रखते हुए एक राजनीतिक फैसला है। जो मैंने शुरू में कहा कि आप सिर्फ 9 सालों की बात क्यों कर रहे हैं, आप उससे पहले के सालों की भी बात करें, तब भी IIT बने, IIM बने, मैं कोई वैसी बात तो कर नहीं रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को वर्तमान सरकार की मार्केटिंग गतिविधियों के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो हमारे देश का शासन अगले 6 महीनों के लिए ठप हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो शासन करेंगे नहीं, प्रशासन करेंगे नहीं, ये तो फिर प्रचार करेंगे, बताएंगे कि भाई स्टार्टअप इंडिया क्यों कामयाब हुआ, स्टैंड अप इंडिया कैसे कामयाब हुआ। सरकार ने भी इस विपक्ष के इस आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और उनकी ये प्रतिक्रिया है वो भी मैं कोट कर दूं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोक सेवकों से क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे परेशानी क्या हो रही है, अगर ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो फिर मूल सिद्धांत क्या है। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लोक सेवक हैं तो जनता को बताएंगे। खड़गे ने रक्षा मंत्रालय के हाल ही में निकाले गए उस आदेश की भी अपनी चिट्ठी में बात की, जिसमें वार्षिक अवकाश पर गए सैनिकों को सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में समय बिताने का निर्देश दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई आप योजनाओं के बारे में लोगों को बताइए, जिससे वो सैनिक राजदूत बन जाएंगे। सैनिक राजदूत, ये मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि सेना प्रशिक्षण कमान को हमारे जवानों को देश की रक्षा के लिए तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वो सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के तरीकों पर स्क्रिप्ट और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने में व्यस्त हैं। ये चिंता की बात है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द हैं, जो मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष। खड़गे ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, इन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर जवान की निष्ठा देश के संविधान के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं। सरकार के प्रति निष्ठावान होने की जरूरत नहीं। हमारे सैनिकों को सरकारी योजनाओं का मार्केटिंग एजेंट बनने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है, और इसके अलावा हमारे देश के लिए कई महीनों या वर्षों की कठिन सेवा के बाद हमारे जवान अपनी वार्षिक छुट्टी के बाद अपने परिवारों के पास जाते हैं, और वहां पर भी वो काम करेंगे सरकार का। वहां पर भी वो बताएंगे कि भाई मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना शुरू की है वो इतनी अच्छी क्यों, उसके लिए कैसे काम किया जा रहा है, मोदी जी कितने गंभीर हैं महिलाओं को इस तमाम धुएं से निजात दिलाने के लिए, शौचालय बनवाना मोदी जी का कितना महान कार्य था, कैसे उन्होंने खुले में शौच से मुक्त कर दिया भारत। ये सारे शब्द जो हैं वो सैनिकों के मुंह से आपके कानों में डलवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और जान लीजिए कि इस तरह की कोशिश राजीव गांधी ने भी की थी एक बार, जब वो पंचायती राज से जुड़े 64वें संविधान संशोधन संसद में लाए। उससे पहले उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक मीटिंग करनी शुरू की थी, तो विपक्षी राज्य सरकारों को लगा कि उन्हें बाईपास किया जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री सीधे जिला कलेक्टरों से मिल रहे हैं। साल 1989 की बात है, उस समय चुनाव था, और 1988 में राजीव गांधी ने ये काम शुरू किया था। तो विपक्षी दलों ने इस बात पर काफी हंगामा किया था, काफी हल्ला मचाया था, काफी नाराजगी जाहिर की थी, और ये संशोधन राज्यसभा में पास नहीं होने दिया था। तो राजीव गांधी ने ये सीधा कनेक्ट जिला कलेक्टर के साथ बनाने की कोशिश की। मोदी जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो सीधे तौर पर ऑल इंडिया सर्विसेज में कार्यरत अधिकारियों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और ये उनकी अपनी आदा है काम करने की। और सभी केंद्र सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हमारे लोग हैं, और वो सेंट्रल सर्विसेज रूल के तहत काम करते हैं, यानी वो राज्य के अधीन नहीं है। ये हमारे लोग हैं, हमने जिलों में इनको अपॉइंट किया है, हमारे तरीके से ये काम करेंगे। ये मामला सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है, और उनके मुताबिक जो लोग इसको पढ़ते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार IAS अफसरों से सीधा राब्ता बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। इस मंशा के पीछे भी एक रिसर्च होना चाहिए, इसको भी समझा जाना चाहिए। तो कोशिश ये है कि आप सीधे ऑल इंडिया सर्विसेज की सेवाओं का उपयोग करें, और उन्हें ये महसूस कराएं कि वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, ना कि राज्य सरकार के नियंत्रण में, मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। ये भी उनको महसूस कराने की कोशिश है। राज्यों की सरकारें, जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो हल्ला करेंगी ही, और अगर ये हल्ला करेंगी तो इसका परिणाम क्या होगा, इसको आप स्वतः ही समझ सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार है डेक्कन हेराल्ड, उसमें रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह ने, जो कि कभी कभी आलोचना करते हैं सरकार की, उन्होंने एक
लेख लिखा और लिखा कि इस कवायद का मकसद राष्ट्र निर्माण के लिए सेना मुख्यालय द्वारा उल्लिखित हर एक योजना में मोदी सरकार की विशिष्ट छाप, अन्यथा इसमें यूपीए युग की NIEGS जैसी या विपक्ष द्वारा संचालित राजस्थान, केरल या पंजाब जैसे राज्यों की योजनाओं को भी सूचीबद्ध किया गया होता, उनके बारे में भी बताया गया होता। सिर्फ और सिर्फ जो मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके बारे में ही क्यों मैनुअल तैयार किया जा रहा है। वो ये भी लिखते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो पहल है वो राजनीतिक पहल है, जिसमें सेना अपने सैनिकों को मोदी सरकार के राजदूत के रूप में कार्य करने पर सहमत हो गई। यानी ये सैनिक जो हैं वो मोदी सरकार के राजदूत हो जाएंगे। इसका राजनीतिक मकसद साफ है। 2014 के बाद से मोदी ने जनता के मन में सेना और सैनिकों के साथ अपनी और अपनी पार्टी की पहचान बनाने की जो पुरजोर कोशिश की है, ये उसकी एक अगली कड़ी है। ये सुशांत सिंह के शब्द हैं और सुशांत सिंह का ये मानना है कि इस तरह की जो कवायतें हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। एक भारत लोकतांत्रिक मॉडल है और इसको जानबूझ के सेना को समाज से अलग रखने पर आधारित ये मॉडल तैयार किया गया, लेकिन ये बात अब खत्म करने की कोशिश है और एक तरीके से खत्म हो भी गई। इन सैनिकों को अब भाजपा के लिए अर्ध राजनीतिक कार्यकर्ता या ज्यादा सटीक रूप से मोदी के राजनीतिक राजदूत में बदलने की कोशिश चल रही है और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, ये जानकार कह रहे हैं। नौकरशाही का राजनीतिकरण एक ऐसा मुद्दा है जो काफी दशकों से चर्चा में बना रहा, जिस पर बहुत ज्यादा बात हुई है और ये कहा गया है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों में ऐसी खबरें आम थी कि रिटायर्ड IAS या IPS अधिकारी चुनाव लड़ने की उम्मीद में राजनीतिक दलों के चक्कर काटते हुए दिखाई दिए। असीम अरुण का उदाहरण है जो कन्नौज से आते हैं। हाल ही में अगर आप ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी VK पांडियन की बात करें तो वो काफ़ी सुर्खियों में रहे और सुर्खियों में वो ये इसलिए आगे क्योंकि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट या जिसको हिंदी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बोलते हैं, उसको लेने के बाद उन्हें ओडिशा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया, यानी वो सरकार में आ गए। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पांडियन ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उसके करीबी रहे हैं और आने वाले वक्त में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पांडियन इकलौते ऐसे अधिकारी नहीं हैं, उनका जिक्र मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया क्योंकि अभी हाल ही की घटना है। ऐसे राजनेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पहले नौकरशाह थे और बाद में वो राजनीति में आ गए, राजनीति में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उसका उन्होंने मजा लिया। इनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर दे दूं, जैसे यशवंत सिन्हा हैं, पहले बीजेपी में थे, अब मोदी के विरोधी हैं। नटवर सिंह हैं, डॉक्टर S जयशंकर हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, अजीत जोगी हैं, मणिशंकर अय्यर थे, मीरा कुमार और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये सब प्रशासनिक अधिकारी थे लेकिन बाद में ये नेता बन गए। बहस इस बात को लेकर हो रही है और ये भी बहस का विषय रहा है कि क्या नौकरी करते वक्त नौकरशाह राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, क्या वो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के तहत ही अपने फैसले लेते हैं जो पदों पर बैठकर उनके द्वारा लिए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जब कोई ब्यूरोक्रेट किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, अब तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं जज भी हो रहे हैं, तो ये इल्जाम भी लगता है, ये आरोप भी लगता है कि क्या वो ब्यूरोक्रेट सेवा में रहते हुए उसी राजनीतिक दल के हितों की रक्षा नहीं कर रहा था। इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए कि जब आप सेवा में थे तो क्या आप वाकई में संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से चल रहे थे या फिर एक विशेष राजनीतिक दल की हितों की रक्षा कर रहे थे पद पर रहते हुए, और जैसे ही पद से मुक्त हुए आपने तुरंत उस राजनीतिक दल का दामन थाम लिया और सरकार का हिस्सा बन गए। दरअसल हुआ यह है, आखिरी में मैं खत्म कर रहा हूं, कि जो क्रेडिबिलिटी थी नेताओं की वो बहुत ज्यादा जमीन पर चली गई। जनता को भरोसे में लेने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए सरकार अब सेना और नौकरशाहों का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने कितने महान कार्य किए हैं और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। ये कवायद बड़ी खतरनाक है, ऐसा लोग मानते हैं, जानकार मानते हैं। आप क्या मानते हैं ये जरूर बताइए कमेंट करके। मुझे इजाजत दीजिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही।